राजेश कुमार वर्माल का है। भारतीय संविधान की विशेषता देखते हैं। क्या है विशेषता भारतीय संविधान की? विशेषता ही है कि यह लिखित है और विस्तृत संविधान है भारत का। पहला विशेषता ही है, पहला देखते ही है, लिखित है, विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित संविधान है, जो अमेरिका संविधान के समतुल्य माना जाता है। भारत का संविधान अमेरिका के संविधान जो है उसी की तरह माना जाता है। मूल संविधान जब बनल था शुरू तो एक ही गो प्रस्तावना था में, एक प्रस्तावना था, आज भी एक ही है। 395 अनुच्छेद है, आज भी मैंने वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद है। 22 भाग था, आज भी 22 भाग है। 8 अनुसूचियाँ है, एक 8 की जगह पर 12 अनुसूची देगा, यानी कि 12 अनुसूचियाँ 4 बढ़ल है। एक प्रस्तावना वर्तमान में भी का, वर्तमान में भी एक ही प्रस्तावना है। 395 अनुच्छेद दिया है, 465 जरूर, लेकिन मारना है 395 है। संख्याक 395 ही है, 465 है, लेकिन 395 ही मारना है। 22 भाग है, 22 भाग मारना है, लेकिन फिलहाल में पूछेगा तो से है ना 25 भाग है। संख्याक 22 ही है, 12 अनुसूची 12 हुआ है। एक प्रस्तावना एक ही प्रस्तावना, अनुच्छेद 395 ही है, 22 भाग है, भले 465 दे देगा अलग बात, 25 भाग दे देगा अलग बात है, लेकिन है 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ है। 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 हुआ है। एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 हुआ है। पहले सब एक ही है, खाली अनुसूची बदल गया है, 12 हो गया, 8 से 12। विश्व में किसी भी देश का संविधान मिला लो, इतना विस्तृत नहीं है जितना भारत का विस्तृत है, इसलिए उसलिए लिख लिया ऊपर लिखित है, विस्तृत संविधान है। इतना विस्तृत कोई है ही नहीं जितना भारत का विस्तार किया गया संविधान को। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉयर्स पैराडाइज, माने वकीलों का स्वर्ग। पैराडाइज माने होता है स्वर्ग। क्यों? भारतीय संविधान की जटिलता है। भारतीय संविधान में क्या है? जटिलता है। इसी कारण कुछ लोग ने इसे भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या संज्ञा दिया बताया है कि भारत के संविधान जो है जटिल है, इसलिए वकीलों का स्वर्ग है भारत का संविधान। संविधान के प्रस्तावना दूसरा है, दूसरा देखते हैं। पहले इसमें क्या कहते हैं हम लोग? इसमें ही देखें, लिखित है अब विस्तृत संविधान है। इतना बड़ा कोई के देश का विस्तृत संविधान नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया और लिखित संविधान है, और अमेरिका का जो संविधान है उसी के संविधान की तरह समतुल्य माना गया। वर्तमान में संविधान में एक प्रस्तावना है, अब पहले हूँ एक ही को था, आज भी 395 है, पहले हूँ इतना ही था। 22 भाग है, आज भी, अब पहले हूँ इतना ही था। 8 अनुसूचियाँ है। विश्व में किसी भी देश के संविधान इतना विस्तृत नहीं जितना भारत का विस्तार है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोगों ने वकीलों का स्वर कहा संविधान को। अब चलते संविधान के प्रस्तावना है क्या? तो संविधान के जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना से स्टार्ट होता है संविधान। भारतीय संविधान का प्रारंभ किससे होता है? तो प्रस्तावना से। प्रस्तावना से स्टार्ट होता है संविधान। प्रस्तावना को इंग्लिश बोलते हैं प्रेएम्बल, प्रेएम्बल। पूछेगा संविधान किससे स्टार्ट होता है? प्रस्तावना से, जिसमें जनता जो होता है ये जनता की भावना और आकांक्षाओं मुख्य रूप से में समष्टि है। प्रस्तावना में किसकी बात चर्चा है? तो जनता के भावना क्या है और जनता की आकांक्षाएं क्या है, इसकी चर्चा प्रस्तावना में कर देवल गया है। इसलिए प्रस्तावना से प्रारंभ होता है संविधान। संविधान निर्माता के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करता है। प्रस्तावना किसके विचार जानता है? संविधान निर्माता। संविधान को कौन बनाया है ना, जो बनाया है उसके विचार कैसा था, वही विचार को जानने के लिए प्रस्तावना जो है कुंजी की तरह काम करता है। तो यहाँ से सवाल बनेगा, संविधान किससे स्टार्ट होता है? प्रस्तावना से। प्रस्तावना से स्टार्ट होता है, हाँ, प्रिएम्बल से।
प्रस्तावना में किसकी चर्चा है? तो जनता की भावना है, आकांक्षाएं की चर्चा है प्रस्तावना में। संविधान निर्माण कौन किया है और कौन नहीं किया है, उसके विचार में क्या चल रहा था, इस विचार को जानने के लिए प्रस्तावना जो एक कुंजी की तरह काम करता है, एक कुंजी की तरह काम करता है प्रस्तावना। तो पूछेगा प्रस्तावना को कुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संविधान निर्माता के विचार को जानता है, इसलिए कुंजी की तरह काम करता है प्रस्तावना। संविधान निर्माता के विचार को जानता है, इसलिए कुंजी की तरह काम करता है प्रस्तावना। अगला देखें, प्रस्तावना में सबसे लिखल रहता है संप्रभुता संपन्न राज्य। पढ़िएगा तो संप्रभुता संपन्न राज्य का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक नीति तथा आंतरिक माने देश के अंदर और वैदेशिक नीति माने देश के बाहर की नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है ना। आंतरिक नीति को और वैदेशिक नीति को भारत जो है स्वयं निर्धारित करता हो और तथा बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इस संबंध में भारत पूर्ण स्वतंत्र है, उसे कहते हैं संप्रभुता संपन्न राज्य। तो संप्रभुता संपन्न राज्य किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जो आंतरिक रूप से आंतरिक नीति को स्वतंत्र या अपने आप को निर्धारित करता है और वैदेशिक नीति को स्वयं निर्धारित कर लेता हो, और आंतरिक को भी और वैदेशिक नीति उसको भी स्वयं निर्धारित कर लेता है जो देश, और बाह्य नियंत्रण है ना। आंतरिक को स्वतंत्र आंतरिक और वैदेशिक नीति को स्वयं निर्धारित करवे करेगा, ऊपर से बाह्य नियंत्रण से सर्वथा से मुक्त भी होना चाहिए, बाह्य माने विदेशी से मुक्त होना चाहिए। इस संबंध में उसे कहते हैं संप्रभुता राज्य। इस प्रक्रिया में इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब क्या? बाह्य नियंत्रण से भी मुक्त है और आंतरिक वैदेशिक नीति को भी स्वयं निर्धारित कर लेता है। इस प्रकार भारत पूर्णतः स्वतंत्र माना जाता है इस प्रक्रिया में। कह रहा है यहाँ भारत की संप्रभुता का अर्थ समझ लेना, जो आंतरिक रूप से और वैदेशिक नीति से स्वयं निर्धारित कर लेना चाहिए और बाह्य नियंत्रण से हमेशा मुक्त होना चाहिए, इसे कहते हैं संप्रभुता। इस प्रक्रिया में हम लोग भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। वही भारत की संप्रभुता जो है किसी विदेशी सत्ता में नहीं करता है, विदेशी सत्ता में निहित नहीं है, यानी कि विदेशी के शक्ति पर डिपेंड नहीं है, बिल्कुल भारत की जनता में निहित है सत्ता। पूछेगा भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित है कि? तो नहीं है, सत्ता में नहीं है, विदेशी के सत्ता में नहीं है। तो फिर किस पर है? तो भारत की जनता में निहित है संप्रभुता। जब भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत ने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सदस्य बना है, वो भी इच्छानुसार। मन होगा तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बनेगा, ना होता नहीं बनेगा, लेकिन है भी फिलहाल में राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य यूएनओ का सदस्य बनल है भारत, लेकिन इच्छानुसार है। इस प्रकार संप्रभुता के बारे में समझ गए, जो आंतरिक वैदेशिक नीति को स्वयं निर्धारित कर लेता हो और बाह्य नियंत्रण से हमेशा मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार को संप्रभुता संपन्न राज्य कहते हैं। संप्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि आंतरिक वैदेशिक नीति को स्वयं निर्धारित कर लेता है, संपन्न है, और बाह्य नियंत्रण से भी मुक्त है तो संपन्न है। अब भारत इस प्रक्रिया में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत संप्रभुता संपन्न जो है, भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं है बल्कि भारत की जनता में निहित है। भारत जब से आज़ाद हुआ तब से राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, वो भी इच्छा के अनुसार जब मन तब हट भी सकता है। अब चलते हैं लोकतंत्र गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्रात्मक माने डेमोक्रेटिक शब्द का अर्थ होता है क्या कि भारत में प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र है। प्रतिनिधि मूलक मतलब कि जनता द्वारा चुनाव जीत करके जो नेता बनता है, देश चलाता है, उसे प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र कहते हैं। इसलिए प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई भारत में। प्रजातंत्र है लेकिन कैसा? प्रतिनिधि मूलक है, यानी कि प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, उसे प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। भारत एक
लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सही में लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में पढ़ ही रहे हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करेगा। भारत का शासन कौन चलाएगा? तो जनता जो चुन करके लाने का प्रतिनिधि को वही संचालित करेगा, कोई नहीं। कोई भारत का लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ यही होता है कि भारत का शासन, लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ होता है कि भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होगा, चुनाव जीत कराएगा, वही संचालित करेगा। इसे कहते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। ये तो देख लिए लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में कि भारत का शासन करेगा, वही चलाएगा, जो जनता चुन कर भेजेगा वही शासन चलाएगा भारत को। अब उसमें लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य माने रिपब्लिक से आशय है कि राज्य के सभी नागरिक जितना रहे, चाहे कोरी चमर सब रहे, कोई भी नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार मैट्रिक पढ़ ले कि इंटर पढ़ ले कि बीए पढ़ ले, बीएड कर ले, आईटीआई कर ले, जो भी योग्यता के अनुसार सभी छोटा बड़े पदों पर पहुंचने का अधिकार है ना। कह रहा है गणराज्य का मतलब कि चाहे छोटा पद पर जाओ, बड़ा पद पर जाओ, सभी नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार सभी छोटे बड़े पद पर पहुंच सकता है कंपटीशन के द्वारा। राज्य के सभी नागरिक जा सकता है, पहुंचने का अधिकार, छोटे बड़े पद पर पहुंचने का अधिकार है। साथ में भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष कौन बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। जो अध्यक्ष बनेगा राष्ट्रपति, वो अध्यक्ष का राष्ट्रपति का निर्वाचित व्यक्ति होगा। निर्वाचन व्यक्ति होगा, निर्वाचित के द्वारा ही है ना गणराज्य का अध्यक्ष बनेगा। जो ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा। भारत के गणराज्य का अध्यक्ष जो बनेगा राष्ट्रपति होता है, वो निर्वाचित होकर आएगा, जनता चुनकर भेजेगा। ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक नहीं होगा कि वो राजा का राजा ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में क्या देखें? लोकतांत्रिक शब्द का होता है, अर्थ होता है प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र, और गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य के सभी नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार सभी छोटे बड़े पद पहुंच सकता है। और साथ में भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष जो बनेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, जो निर्वाचित व्यक्ति होगा। ये न कि ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन दोनों मिला दिया जाए, लोकतंत्र के गणराज्य को देख लिए, और वही दोनों मिला करके लोकतांत्रिक गणराज्य का कहलाता है। अर्थात भारत का ही शासन जो है भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संचालित करता है, उसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। अब चलते हैं संसदीय सरकार के में। संसदीय सरकार क्या है? संसदीय सरकार को देखते हैं तो संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाया है। संविधान में बोल दे बाबू का, तो संविधान संसदीय प्रणाली अपना लिया है, यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम, शासन का प्रावधान किया गया। उन्हें संसदीय प्रणाली मतलब क्या होता है? संसद में बैठे हुए निर्वाचित व्यक्ति ही रहते संसदीय प्रणाली में। जो वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है इंग्लैंड के पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर मॉडल कहाँ चलता है? इंग्लैंड में। इसी पर आधारित है संसदीय प्रणाली। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि जो आता है मंत्रिपरिषद, वही मंत्रिपरिषद में निहित होगा। संसदीय प्रणाली कहेगा इसमें शक्ति किस पर होगा? तो इस प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक पूछ रहा है मंत्रिपरिषद का होता है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगा? तो जनता जो निर्वाचित करके प्रतिनिधि को चुनाव करके यानी मंत्रिपरिषद को चुनाव करके भेजेगा, उसी में होगा, निहित होगा। तो पूछेगा संसदीय प्रणाली जानते हैं? हाँ, भारत अपना है। इसमें क्या होता है? तो जनता ने जिससे सरकार को चुनता है। इसमें प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है, उस मंत्रिपरिषद सबको मिला कर होता है। मंत्री को मिला करके मंत्रिपरिषद मिलता है, उसी में निहित होगा। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति मंत्रिपरिषद का होगा, जो जनता चुनकर भेजता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यही मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से देखा जाए तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
है ना, संसद में रहता है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख मेन आदमी रहता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रमुख हो गया तो हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री भी सामूहिक रूप से किस पर डिपेंड हो गया, संसद के प्रति, और संसद के प्रति उत्तरदायी है तो संसद में मंत्रिपरिषद है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रति विरुद्ध और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के विरुद्ध, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो क्या कर रखे संसदीय सरकार में संसदीय प्रणाली अपना लिया है। जो वेस्ट मीटर मॉडल जो है इंग्लैंड में इसी पर आधारित है संसद प्रणाली भारत के। संसद प्रणाली में जनता ने जिस व्यक्ति को चुन के भेजता है उसी के हाथ में वार्षिक कार्यपालिका शक्ति होती है। वार्षिक कार्यपालिका शक्ति होता है तो जनता जिसको भेजता है उसका नाम है मंत्री, यानी कि सब मंत्री को मिला दिया था मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद के प्रति यानी कि सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है कि संसद में मंत्रिपरिषद रहता है तो संसद के प्रति उत्तरदायी है। जैसा कहेगा संसद वैसा काम करेगा प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के भले प्रमुख हो गया लेकिन काम करेगा संसद के प्रति, कि संसद में ही रहता है मंत्री लोग। मंत्रिपरिषद का नेता हो गया प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री नेता हो गया, भले नेता हो गया लेकिन सब मंत्री जाकर बैठेगा संसद में, संसद के प्रति उत्तरदायी होगा प्रधानमंत्री। यानी कि वार्षिक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होगा, और मंत्रिपरिषद भी किसको, तो प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि संविधान के अनुसार लिखल गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति, ये वार्षिक कार्यपालिका शक्ति क्या होता है मंत्रिपरिषद, मंत्री में भी प्रधानमंत्री में के आधार पर वार्षिक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री होता है, वार्षिक लग जाता है। ठीक है, संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति, यही कार्यपालिका शक्ति लेकिन वार्षिक है, ये समस्त है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है ना। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होता है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। कह रहा है समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगा जरूर, लेकिन इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति में है, लेकिन राष्ट्रपति इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। और जब मंत्रिपरिषद का सलाह पर करता है तो हम कह सकते हैं वार्षिक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास हुआ, और मंत्रियों में किसको, तो प्रधानमंत्री के पास। तो वार्षिक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास, मंत्री में भी किसको, तो प्रधानमंत्री के पास। यही प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मूल अधिकार क्या कहते हैं, यहाँ से हम लोग संसदीय सरकार में भारत में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। द वेस्ट मीटर मॉडल जो है इंग्लैंड में इसी के आधार पर है। संसदीय प्रणाली में चुनाव द्वारा भेद जीत करके जो आता है वही होता है। मंत्री लोग होते हैं, प्रतिनिधि लोग होते हैं, सभी मंत्री मिल जाते हैं मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। यही वार्षिक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री भी वार्षिक कार्यपालिका शक्ति का मेन आदमी प्रधानमंत्री हो गया। फिर प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन समस्त कार्यपालिका की शक्ति कहेगा वार्षिक न लगा रहेगा तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद में भी प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करेगा। अब चलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार नागरिकों को जब मूल अधिकार मिलेगा भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 पढ़िएगा ना, ओकरा में नागरिकों के मूल अधिकार है शामिल किया गया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो देश में लोकतांत्रिक शासन है उस व्यवस्था में मूल अधिकार की घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता है। मुझे संविधान की एक मुख्य विशेषता पता है, इससे विशेषता सब विशेषता पढ़ रहे हैं तो मुख्य विशेषता है तो नागरिक के मूल अधिकार के ही होता है। इन अधिकारों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो क्या कहते हैं हम लोग, मूल अधिकार नागरिकों के मूल अधिकार भाग 3 में है। और जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ समझिए कि संविधान की एक मुख्य विशेषता माना जाता है मूल अधिकार को। कहाँ से लिया गया था, अमेरिका के संविधान जानते हैं वहीं से लिया गया। तो अमेरिका के संविधान जो है उसी का समतुल्य माना जाता है भारतीय संविधान। यहाँ लिखा है, देखिए लिखित तो विस्तृत संविधान है ना, जो संविधान द्वारा तैयार किया गया लिखित संविधान है। भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। वही समतुल्य होने के कारण मूल अधिकार को भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से, भाग 3 को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, ये भाग लिखल है भाग 4 में।
कैसे मूल अधिकार नागरिक के भाग 3 में था जो अमेरिका से लिया गया था। ये है राज्य के नीति निर्देशकता तो भाग 4 में, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देश तत्वों का उल्लेख किया गया जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। कुछ निर्देश तत्व भाग 4 में ऐसा लिखा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नाम है राज्य के, तो राज्य का कर्तव्य बनता है क्या कि भाग 4 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व का पालन करें। वही कहा भाग 4 में कुछ ऐसा बात बोला गया है निर्देशक तत्व के बारे में कि राज्य का कर्तव्य होता है कि नीति निर्देशक तत्व को देखभाल करना। संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है कि जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होता है। निर्देशक तत्व के माध्यम से, यही नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से देश में, किसमें, देश में कल्याणकारी राज्य माने वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया। पूछेगा राज्य के निर्देशक तत्व के द्वारा किसकी स्थापना की गई है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कहाँ से लिया गया है ये? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ज़्यादा नहीं इसमें, बस इतना ही देखना। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और नीति निर्देशक तत्व का पालन करने का राज्य में जुटल है। आंसर में क्वेश्चन में आंसर है राज्य है तो राज्य का कर्तव्य बनता है। राज्य का कर्तव्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सब कुछ सही, लेकिन नीति निर्देशक को आत्मा बोला कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था। कि जानते हैं तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा बोला। सो कौन बोला? संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। जबकि भारतीय संविधान की जटिल होने के कारण वकीलों का स्वर कह लेता, जटिल के कारण कुछ लोगों ने बोला था। कुछ भारतीय संविधान के जटिलता के कारण बोला था वकीलों का स्वर। ये है नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा बोला। ऐसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत मतलब का सब देश, चाहे राज्य झारखंड हो, बिहार है, यूपी हो, कहीं हो, सब एकीकृत है। एक सब के एक ही को सजा मिलता है, चाहे छोटा आदमी बड़ा आदमी जो भी गलती करेगा सब एक ही को सजा मिलता है, इसलिए एकीकृत है। और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, जिसको जो मन होता है सजा देगा गलती के अनुसार। भारत के संविधान एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। तो एकीकृत भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारत का संविधान करता है। भारत का संविधान एकीकृत है और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय न्यायपालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। सबसे ऊंचा पर सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। और राज्यों में देखा जाए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बोलते हैं। और अधीनस्थ न्यायालय जिला में आता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। संघीय अदालत कहलाता है। संघीय अदालत इसलिए कि संघ जुड़ गया तो पूरे देश के लिए आता है, इसलिए संघीय अदालत कहलाता है। जो संविधान और मौलिक में जो जिसको अधिकार दे दिया गया उसको रक्षक है। संविधान में जिसको अधिकार दिया गया है SC ST के, उसको भी रक्षा करता है। और मौलिक अधिकार अभी देखें भाग 3 में था, अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना, उसका भी रक्षक करता है संघीय अदालत, सुप्रीम कोर्ट। इसलिए संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रदान किया गया है। इसलिए संविधान में बोला गया है कि न्यायपालिका को चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी रहेगा स्वतंत्र रहेगा। न्यायपालिका की जो स्वतंत्र तो होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होगा, लेकिन ओकरा में एक न्यायाधीश की नियुक्ति भी होगा। यही न्यायाधीश जो है सबको सजा देगा। न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगा, वेतन उसका, न्यायाधीश का वेतन भत्ता, कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, कौन सा पद कब हटाना नहीं हटाना है, हटाए जाने के संबंध में संविधान में सब स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए, लिख दिए गए, जिससे सरकार उन पर दबाव नहीं डाल सके। तो मोदी तो सरकार डाल देगा। न्यायाधीश की नियुक्ति कैसा होगा, नहीं होगा, वेतन कितना होगा, भत्ता कितना मिलेगा, है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति होगा। ये नियुक्ति कैसे होगा?
वेतन कितना मिलेगा, न्यायाधीश को भत्ता कितना मिलेगा, पद से हटेगा कि नहीं हटेगा, सब संविधान में लिख देवे है स्पष्ट रूप से, ताकि सरकार है ना न्यायपालिका पर दबाव न डाले। अब चलते हैं संसदीय संरचना। जो है भारत का जो संसदीय संसद जो संरचना है इंग्लैंड के समान नहीं है, और न्यायिक संरचना हमारे न्यायपालिका जो है भारत में वो अमेरिका के समान नहीं है, ऐसा भारतीय संविधान में लिखा गया है। भारतीय संविधान में संसदीय संरचना यही संसदीय संरचना और न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका और न्याय संरचना को या न्यायपालिका की संरचना के है बीच एक अद्भुत समन्वय है। कौन ये दोनों के बीच समन्वय स्थापित कौन करता है? भारतीय संविधान। भारतीय संसद ने न तो भारतीय संसद जो है संसदीय न तो इंग्लैंड के संसद जो है उसके तरह सर्वोच्च नहीं है। भारतीय संसद या भारतीय संसदीय जो है सर्वोच्च जो है इंग्लैंड के सर्वोच्च की तरह नहीं है, और न ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका के न्यायपालिका की तरह असीमित शक्ति प्राप्त है। न ही भारत के जो न्यायपालिका है या न्यायिक जो है अमेरिका के न्यायपालिका की तरह असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल न्यायपालिका को सीमित शक्ति देवल गया है। अमेरिका में न्यायपालिका जो है असीमित शक्ति देवल गया है, जबकि भारत में जो न्यायपालिका है उसको सीमित शक्ति दे दिया गया भारत वाला के। वही कहा न्यायपालिका शक्ति अमेरिका की तरह नहीं है, क्योंकि अमेरिका में न्यायपालिका शक्ति या न्यायपालिका जो है असीमित शक्ति जितना मतलब उतना प्रयोग करेगा, जबकि भारत में न्यायपालिका है सीमित तरह प्रयोग करेगा। भारत में जो संसद है इंग्लैंड के संसद की तरह सर्वोच्च नहीं है। भारत के संविधान जो है कठोर भी है और लचीला संविधान है। कठोर कब होगा कि जब इसमें कुछ प्रावधान में संशोधन करना कठिन हो जाता है, जब संशोधन नहीं होगा तो कठोर। और कुछ स्थिति में संसद क्या करेगा? संविधान में संशोधन कर सकता है एक विशेष बहुमत द्वारा। भारतीय संविधान एक साथ कठोर तो दूसरी तरफ लचीला दोनों है। भारतीय संविधान कठोर इसलिए है कि इसमें कुछ प्रावधान में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, इसके लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है तब जाकर संशोधन होगा। जबकि अधिकांश प्रावधानों को संसद एक विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन होगा तो उसे बोलते हैं अत्यंत कठिन होता है, उसे कठोर कहते हैं। संशोधन करना अत्यंत कठिन है, क्यों? क्योंकि विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधन होगा। जबकि अधिकांश प्रावधान को संविधान में जो अधिकांश प्रावधान है संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, और जब संसद साधारण बहुमत से संशोधन होगा तो हम कहते हैं कि संविधान का लचीलापन है। एक विशेष प्रक्रिया से संशोधन होगा तो कठोर, और साधारण संसद क्या करेगा? संशोधन करता है कि संसद में लोग बैठे हुए रहते हैं, मंत्रिपरिषद लोग। साधारण बहुमत से संशोधन करेगा तो लचीलापन कहलाएगा। हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुआ है जिनके परिणाम स्वरूप संशोधन के द्वारा तात्विक दृष्टि से संविधान के पुनः रचना हो गया। कुछ ऐसा संशोधन हुआ है कि उस संशोधन के द्वारा संविधान की पुनः रचना भी किया गया। इनमें कुछ उल्लेखनीय है। जब पुनः रचना किया गया संविधान संशोधन में, संविधान की पुनः रचना किया गया तो उसमें 7वां और 42वां 73वां और 74वां संविधान संशोधन कहलाया, जो तीसरे असर का संविधान संशोधन कहलाया। 7वां 42वां और 73वां का संशोधन हुआ। तो इसमें जब 73वां आता है तो भाग 9 में है, 11वीं अनुसूची में है, पंचायत से संबंधित है। और जब 74वां आता है तो 12वीं अनुसूची में है, लेकिन भाग पूछेगा 9 के कम है। लेकिन जब 9 के कम है तो नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि शहरी क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार तीसरे असर के शासन के बारे में किसी अन्य देश के किसी भी संविधान में नहीं मिलता। तीसरा असर जो है बताया गया 7वां 42वां 73वां 74वां कोई दूसरे देश के संविधान से नहीं बात मिलता है। 7वां 42वां 73वां भाग 9 में है, पंचायत से है।
74वां 9 के कम है, नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ हम लोग पढ़े थे पहले एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसा एकीकृत है और स्वतंत्र है। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका स्वतंत्र भी है, एकीकृत में एक है, स्थापना करता भारत का संविधान। जब एकीकृत हो ही गया तो उसमें कहेंगे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट आता है, संघीय अदालत कहलाता है। तो संघीय अदालत जहाँ कहलाएगा है ना, भारत में संघीय अदालत है। और जबकि अमेरिका में संघीय का मतलब होता है एक राज्य से, एक देश से, उस संघात्मक हो जाएगा। इस संघीय अदालत याद कीजिए डायरेक्ट। एकल नागरिकता देखते हम लोग। संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता है। जहाँ संघात्मक संविधान रहेगा, जहाँ भी संघात्मक संविधान है तो समझिए कि वहाँ दोहरी नागरिकता मिलबे करेगा। जब दोहरी नागरिकता मिल गया तो ओकरा में दोहरी में एक संघ आ जाएगा। संघ में भी देखिए एकीकृत था भारत के न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। तो दोहरी नागरिकता का मतलब एक संघ का नागरिकता मिलेगा, माने केंद्र का देश के लिए, और दूसरी नागरिकता मिलेगा राज्य के लिए। जैसा कि अमेरिका संविधान में दोहरी नागरिकता मिला का प्रावधान है, किंतु भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन के बारे में मान्यता देता है। पूछेगा संघात्मक संविधान का मतलब क्या होता है, तो संघात्मक संविधान में साधारणतः देखा जाता है कि दोहरी नागरिकता होता है। जहाँ जहाँ संघात्मक होता है वहाँ एक संघ देश के लिए तो एक राज्य के लिए होता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो अमेरिका में भी जो व्यक्ति होगा देश के लिए अलग होगा, राज्य के लिए अलग संविधान बनाता होगा, नागरिकता देता होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान संघात्मक संविधान है, फिर भी एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब हो गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो बिहार के हो या झारखंड का, केवल भारत का नागरिक कहलाएगा। ये न कि प्रांत का जिसमें वो रहता है। ये नहीं कि बिहार में तो बिहार का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक कहलाएगा। इसलिए एकल नागरिकता हो गया। और अमेरिका में क्या होता है, दोहरी नागरिकता। एक देश के लिए बताता है कि हम अमेरिका में रहते हैं, एक अमेरिका के लिए बताता है कि कौन सा अमेरिका में कौन सा जगह, बिहार में रहता है कि यूनाइटेड किंगडम में रहता है, कहाँ रहता है। इसको भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि किसी प्रांत का जिसमें वो रहता है। प्रांत का नहीं है, राज्य का नहीं है। राज्य का नागरिक नहीं कहलाता, प्रांत का नागरिक नहीं कहलाता। इस प्रकार भारत संघात्मक संविधान होते हुए भी नागरिकता है ना प्राप्त करता है, एकल नागरिकता प्राप्त करता है। भारत का भी वो भी भारत का नागरिकता प्राप्त करता है। भारत में दोहरी नागरिकता है कि नहीं है, कहाँ, तो अमेरिका में है। भारत में संघात्मक संविधान होते हुए भी एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो भारत का नागरिक कहलाता है, भारत का नागरिक है। अब चलते वयस्क मताधिकार क्या है। देखिए, इसको ऐसा कर सकते हैं। संघात्मक संविधान जो है दोहरी नागरिकता देता है संघ और राज्य के बारे में। अमेरिका में संघात्मक हो गया, संघात्मक। अब भारत में बोलेगा तो भारत में वयस्क मताधिकार संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था किया गया है। यहाँ देखते हैं संसदीय सर्वोच्चता जो इंग्लैंड के समान नहीं है। न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय जो है अमेरिका के समान नहीं है। भारतीय संसद न तो इंग्लैंड के जो संसद है उसके तरह सर्वोच्च नहीं है। भारत का जो संसद है इंग्लैंड के संसद की तरह सर्वोच्च नहीं है कि इंग्लैंड में सर्वोच्च माना जाता है संसद को, भारत में नहीं। भारत में और न ही यहाँ के जो न्यायपालिका है भारत में अमेरिका के न्यायपालिका की तरह असीमित नहीं है, सीमित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है सीमित है। भारत में न्यायालय सीमित है। वयस्क मताधिकार भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। पूछेगा भारत में कैसा व्यवस्था है, तो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है, जिसमें संसद बनाया जाता है। यही संसद जो भारत में इंग्लैंड के सर्वोच्च संसद है उसके तरह नहीं है। इस संसद में देखे थे कौन चुन के जाता है, तो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुन के जाता है, जो मंत्री परिषद कहलाता है। सभी का मंत्री लोग रहते हैं, वही चलते हैं। संसद में जाता है जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि मंत्री लोग, जहाँ कहाँ जाता है, संसद में। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है कि कोई भी जीत के आएगा संसद में बैठेगा, अब बैठेगा तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसमें देश की प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। देश के जो जनता होता है वही चुन के भेजता है इसमें संसद में, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने के लिए अधिकार प्रदान देता है, 18 वर्ष से ऊपर रहेगा तो। संविधान के लागू हो रहा था उसमें वोट देने का अधिकार 21 वर्ष रखा गया था। जब संविधान लागू होता तो 21 वर्ष रहेगा तब वोट देगा। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में था। 61वां का बोलता है, 73वां 74 तो हल था आपको 1989 में भी हल था, थुंगत समिति के तहत, है ना, प्रारंभ होता है। और संसद में पारित कर लिया गया था 92 में, 93 में इसको लागू कर दिया गया था। ये भी 61वां भी 1989 के तहत से संशोधन होता है। इसमें बोलता है 21 वर्ष की उम्र नहीं रहेगा, बिल्कुल 18 वर्ष रहेगा वोट देने का अधिकार। 61वां 1989 18 वर्ष। जब बस में वयस्क मताधिकार मिलता है 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वही वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को विस्तृत आधार प्रदान करता है। लोकतंत्र क्या करता है? विस्तृत आधार तो प्रदान करता ही है कि लोकतंत्र का वैल्यू बढ़ा देता है ना, वयस्क मताधिकार। और आम नागरिक के जो स्वाभिमान है उसको भी वृद्धि करता है। आम नागरिक भी खुश हो जाते हैं, अपने आप को स्वाभिमान समझने लगते हैं। इस प्रकार समानता के सिद्धांत को लागू करता है ना। समानता के सिद्धांत को लागू करता है कि चाहे बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब कोई वोट देगा। वयस्क मताधिकार बताता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है लोकतंत्र में। केंद्रोन्मुख संविधान क्या है? केंद्रोन्मुख संविधान जो है क्या है, देखिए क्या है। भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संघात्मक होते हुए भी, भारतीय संविधान जो है संघात्मक है, फिर भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपने केंद्रीकरण की ओर मुँह करके खड़ा है। भारत का संविधान संघात्मक है, फिर भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बताता है, केंद्रीकरण का मुँह कर खड़ा है। क्यों? मन केंद्रीकरण एकीकृत की तरफ खड़ा है, एकीकृत संविधान की तरफ खड़ा है। क्यों? संघात्मक है, जैसे राज्य में अलग है और केंद्र में अलग है, फिर भी केंद्रीकृत है। क्यों? क्योंकि आपातकालीन परिस्थिति जब आता है तो वह केंद्र रहे राज्य रहे, सब संविधान पूर्णतः एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। कब आपातकालीन परिस्थिति आ जाएगा, जैसे अब अमेरिका पाकिस्तान ने युद्ध कर देगा तो आपातकालीन हो गया। उस समय बिहार के पास खर्चे ना रहेगा तो क्या करेगा? यूपी वाला देगा, भाई तू भी खाओ। तो देखो कहाँ यूपी कहाँ बिहार था, लेकिन आपातकालीन स्थिति में सब एक हो जाता है, तो एकात्मक स्वरूप हो गया। जब लड़ना ही होगा दूसरे देश से तो सबको मिल कर लड़ेंगे एक तरीके, है ना, चाहे यूपी बिहार जो भी रहा, एकात्मक स्वरूप हो गया। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका बोलता है कि, है ना, कि अमेरिका बोलता है संघात्मक संविधान दोहरी नागरिकता है, संघ और राज्य के लिए अमेरिका। लेकिन भारत में संघात्मक होते हुए भी एकात्मक देखता है। संघात्मक होते हुए भारत केंद्रीकरण माने एकात्मक प्रवृत्ति का देखता है। इसलिए केंद्रीकरण माने एक बिंदु की ओर सबका ध्यान जा रहा है, इसलिए केंद्रीकरण मतलब एकात्मक है। कैसा पता चला कि केंद्रीकरण प्रवृत्ति का है, एकात्मक है? कि आपातकालीन स्थिति आएगा उस समय एकात्मक हो जाता है, इसलिए एकात्मक कहा जाता है। संघात्मक होते हुए एकात्मक है, केंद्रीय मुख्य संविधान यही कहता है। राजमनार समिति 1971, सरकारी आयोग 1983। भारतीय संविधान एकात्मक लक्षण सुनिए। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होता है। केंद्र के पक्ष में इसलिए होता है कि राज्य को भी शक्ति मिलता है, स्थानीय शक्ति भी मिलता है, लेकिन शक्ति देखा था मेन रूप से शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में ज़्यादा होता है। केंद्र जो है, केंद्र में संसद खास करके, राज्यों की सीमा केंद्र जो है राज्यों की सीमा को, है ना, बिहार राज्य, झारखंड राज्य है ना, उसकी सीमा को बांटता है, परिवर्तन कर सकता है, नाम क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकता है। राज्य की सीमा भी, नाम में भी, क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकता है। और केंद्र में कौन? संसद। एकल नागरिकता प्रावधान है, एकल नागरिकता प्रावधान किया गया है कि एक ही नागरिकता वो भी भारतीय है, राज्य बिहार नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है। कोई भी राज्य में
राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति केंद्र करता है। एकात्मक लक्षण है, और कोई नहीं करता है। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक होता है, जब एकात्मक होगा इमरजेंसी में तो एकात्मक लक्षण है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, हर राज्य में राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है, कोई थोड़ी ना राष्ट्रपति शासन लगाता है, बिहार में अलग होगा, झारखंड में अलग होगा, इसलिए एकात्मक है। संविधान संशोधन करने का अधिकार केंद्र के पास है, यही केंद्र के पास राज्यों की सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकता है, और संविधान संशोधन करेगा संसद के द्वारा, केंद्र के पास है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में एकीकृत है, सभी को न्याय मिलेगा तो एक तरीका से मिलेगा, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो गलती करेगा उसी के अनुसार सजा मिलेगा, इसलिए एकीकृत न्याय व्यवस्था है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति है, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति है ना, राज्य केंद्र से कमजोर होता है राज्य। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन के लिए विधायी शक्ति केंद्र के पास होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन करना है, माने दूसरे देश के संधि करना है, दूसरे देश से संधि करना है, तो विधायी शक्ति केंद्र के पास है, राज्य छोड़ने कर लगा दूसरे देश से मिले जुले। महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप, जो मेन विषय था वो एकीकृत रूप है, एकीकृत न्याय व्यवस्था, उसी तरह से महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप है। जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए, अन्य राज्य का अपना कोई संविधान नहीं है, अब लगता है जम्मू कश्मीर भी खत्म हो गया। संघ के राज्यों के निर्देश देने की शक्ति, अनुच्छेद 256 में का संघ के राज्यों के निर्देश देने की शक्ति, अनुच्छेद 256 बोलता है संघ माने केंद्र, केंद्र कहेगा राज्यों को निर्देश देगा कि तुमको ये काम करना नहीं करना, 256 में ऐसा है। राज्यों के प्रतिनिधि में समानता नहीं, राज्यों का जो प्रतिनिधि है उसमें समानता नहीं है, राज्य के प्रतिनिधि है तब तुम्हारा समानता नहीं है, और समानता नहीं है तो केंद्र का ज़्यादा मजबूत माना जाता है। अधिकारी तंत्र का नियंत्रण अखिल भारतीय सेवाएं करता है, अधिकारी तंत्र का नियंत्रण कौन करता है, कोई भी अधिकारी तंत्र है उसका नियंत्रण करता है केंद्र करता है, इसलिए अखिल भारतीय सेवाएं करता है, और अखिल भारतीय सेवा क्या है, केंद्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका होता है, जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेगा उसका रहन सहन खान पान पद वेतन कितना मिलेगा, नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र की भूमिका है। इसलिए उच्च न्यायालय का मतलब क्या, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय राज्य वाला, उसके न्यायाधीश की भी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करता है, इसलिए एकात्मक है भारत के संविधान। एकात्मक तो देख लिया कि भारत का संविधान एकात्मक है, अब संघात्मक लक्षण कैसे है भारत का संविधान, जैसे सुनिए। संघात्मक मतलब कि सबका वैल्यू बराबर मिलेगा, लिखित संविधान है, चाहे राज्य झारखंड है बिहार को, सबके वैल्यू बराबर है, तो लिखित संविधान संघात्मक है। संविधान की सर्वोच्चता है, जो संविधान कह देगा उसी वैल्यू माना जाएगा, वही संविधान की सर्वोच्चता दिया गया। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कर देता है। संघात्मक लक्षण इसलिए है कि संघ और राज्यों के बीच संघ कितना शक्ति लेगा, ज़्यादा शक्ति इसी के पास है, संघ के पास, राज्य के पास कितना शक्ति है, उसके दोनों का बंटवारा करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो स्वतंत्र है और एकीकृत भी है। संविधान एकीकृत होने का कारण एकात्मक है और स्वतंत्र होने के कारण संघात्मक है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया है, संविधान संशोधन जब होता है तो उसमें जटिल प्रक्रिया तो कठोरात्मक होता है, और जटिल प्रक्रिया जब होता है तो विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है। साधारण बहुमत से संशोधन होता है तो संसद करता तो है, तो लचीलात्मक होता है। तो हम लोग संघात्मक लक्षण के बारे में देख रहे हैं। संघात्मक लक्षण, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, इतना आसानी से जल्दी से संशोधन न होगा संविधान। केंद्र और राज्यों में पृथक सरकार, केंद्र का अलग सरकार होगा, राज्य में अलग होगा, इसलिए संघ और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया गया, शक्ति का बंटवारा है। केंद्र राज्यों के बीच में पृथक सरकार होगा, केंद्र में प्रधानमंत्री होगा, राज्य में मुख्यमंत्री होगा, केंद्र में राष्ट्रपति होगा, राज्य में राज्यपाल होगा। संसद में उच्च सदन राज्यसभा होगी की उपस्थिति है, सदन में उच्च सदन जो होता है उच्च सदन राज्यसभा होता है, और लोकसभा निम्न सदन है। उपयुक्त लक्षण के अतिरिक्त भी ऐसे तत्व है जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, इतना तो ही है संविधान में, लेकिन वे संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं। कर रहा है उपयुक्त लक्षण, जितना हम लोग देखे, लेकिन संविधान की स्वतंत्रता, संघ राज्य के बीच शक्ति, स्वतंत्र न्यायपालिका,
संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, केंद्र राज्य के अलग सरकार, संसद में उन सदन राज्य के है, वही उपयुक्त लक्षण के अतिरिक्त, इतना लक्षण के अतिरिक्त कई ऐसे तत्व भी है, एक छोड़ा कर कई ऐसे तत्व भी है जिनका वर्णन संविधान में नहीं भी है। इतना तो संविधान में वर्णन है ना, और कुछ का वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वे संघीय स्वरूप को प्रभावित करता है। संविधान में उल्लेख नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा तत्व है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, फिर भी संघीय स्वरूप को प्रभावित करता है। कौन कौन है भाई? जिसका संविधान में उल्लेख नहीं फिर भी संघीय स्वरूप को प्रभावित करता है। भाव में दलीय स्वरूप, संविधान में उल्लेख नहीं दलीय स्वरूप को फिर भी प्रभावित करता है, संघीय स्वरूप को प्रभावित करता है। संघीय लक्ष्य में आता है यह भी भाव दलीय स्वरूप। प्रधानमंत्री की करिश्माई व्यक्ति, प्रधानमंत्री की करिश्माई व्यक्ति संविधान में नहीं है, फिर भी संघीय लक्षण में प्रभावित करता है। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग 2015 से, ये भी संविधान में लिखित नहीं है, फिर भी यह संघात्मक लक्षण को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद प्रधानमंत्री की करिश्माई ऐसी व्यक्तित्व है। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब संविधान में नहीं है, फिर भी संघात्मक को प्रभावित करता है। एक और है भाव में दलित स्वरूप। वस्तुतः भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध रूप से परिसंघ है और न ही विशुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि दोनों का समन्वय है। यह दोनों का समन्वय है, यह ढंग का एक अनोखा परिसंघ है, यह अपने अपने ढंग का अनोखा परिसंघ है। आचार्य दुर्गादास बसु बोले थे कि भारत के संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघ है, बोले शुद्ध रूप से बोले थे, और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि दोनों का संयोजन है। यही बोल रहा है कि वह भारतीय संविधान विशुद्ध है, विशुद्ध रूप से परिसंघ भी है और विशुद्ध रूप से एकात्मक है। न विशुद्ध रूप से कहा, न तो विशुद्ध रूप से परिसंघ है और न ही विशुद्ध रूप से एकात्मक है, बल्कि दोनों का समन्वय है, संयोजन है। अपने ढंग का अनोखा परिसंघ है भारतीय संविधान, अनोखा परिसंघ है। अनोखे कहानी है, ये है कहा है, सिर्फ पता नहीं चलेगा, विशुद्ध है कि शुद्ध है पता नहीं चलेगा। भारतीय संविधान इस बात पर अत्यधिक बल देता है, क्या इस बात पर कि संघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश के हित सर्वोपरि है। कहता संविधान के देखे संघीय है कि बहुसंघीय हमारा मालूम नहीं है। संविधान खुद बोलता है कि संघीय सिद्धांत के बारे में कहा टेंशन लगे, इससे संघीय सिद्धांत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने देश के हित की सर्वोपरि है, अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि होना। भारतीय संविधान के स्रोत, तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है जरा देखते हैं। भारतीय संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है? जैसे पूछेगा जापान के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा बोला गया था ना संविधान में कि चाहे गरीब हो अमीर को सभी एक रूप से सभी को देखा जाएगा, सबको एक समान सजा मिलेगा। तो जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, माने कानून द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रिया होगा जापान से है ना। जैसे जर्मनी के संविधान से आपातकालीन संबंध होगा, इमरजेंसी में कैसे बोलता है संघात्मक हो तो एकात्मक है, तो इमरजेंसी में कैसे एकात्मक होता है, जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल इमरजेंसी संबंध। रूस के संविधान से क्या लिया गया, तो रूस जाता है मूल कर्तव्य लिया गया है और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। एक मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 51 में है, और रूस से लिया गया, जोड़ दीजिए रूस से। तो यहाँ बोल रहा है रूस का संविधान मूल कर्तव्य से है, मूल कर्तव्य लिया गया है 42वां संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 के क भी है जी, 51 के क, ठीक ना। तो रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य 42वां संशोधन 51 के क और भाग 4 के भी क, रूस से लिया गया। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना के बारे में प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श अभी रूस से लिया गया। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ना। फ्रांस जो जीतते रहता था, कभी गणतंत्र बनता था तो संवैधानिक राजतंत्र बनता था फ्रांस, उसी तरह से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस में अपनाया गया था पहला, तो इसलिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाया गया, फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत अमेरिका में पहला तो दिया गया था, उससे के सिद्धांत फ्रांस में भी अपनाया था।
फ्रांस क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत दिया गया था। तो गणतंत्रात्मक और स्वतंत्रतात्मक समानता बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से। आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड का संविधान बोलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी देखिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में बोला गया है। और भाग 4 के क कहता मूल कर्तव्य होता, और मूल अधिकार कहता भाग के 3 में है। अधिकार लगा तो भाग 3, और कर्तव्य लगे तो भाग 4 के क, खाली भाग 4 लग गया तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 का। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यों का कर्तव्य आता है इसमें है कि इसका पालन करें, और कल्याणकारी राज्य का स्थापना किया गया इसी के द्वारा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था नीति निर्देशक तत्व के बारे में संविधान की आत्मा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आयरलैंड का संविधान बोलता है भाग 4 में है, 4 के कहेगा तो मूल कर्तव्य हो जाएगा। तो आयरलैंड का संविधान बोलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला था नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होना चाहिए। आयरलैंड के संविधान से क्या गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचित पद्धति, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राज्यसभा में सदस्य का नामांकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और राज्यसभा देता है, लोकसभा ने राज्यसभा, जिस तरह से राष्ट्रपति है राज्यसभा है, उसी तरह सदस्यों का नामांकन करना है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के नामांकन कराना है। अब ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्या बोलता है जब सुनिए। सम्मति सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सम्मति सूची व्यापार, बस वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। सम्मति सूची तो जान ही रहे हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कि संसद के दोनों सदन रहेगा, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाना है तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लेगा। यही क्या, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कराना होगा आयरलैंड से। और जब दोनों के संसद में दोनों रहता है, दोनों सदनों की बैठक बनाना संयुक्त रूप से, तो ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा का संविधान क्या बोलता है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था होगा लेकिन सशक्त केंद्र माने मजबूत केंद्र होगा, और मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होना चाहिए। केंद्र को मजबूत माना है कनाडा, कनाडा केंद्र को मजबूत, तब जाकर संघीय व्यवस्था कहलाएगा। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना चाहिए। शक्ति का वितरण होगा, राज्य का शक्ति अलग मिलेगा, केंद्र का अलग मिलेगा। तथा अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र राज्य दोनों में नहीं है, तो न केंद्र में आता है न राज्य में आता है, तो उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। जो अवशिष्ट शक्ति होगा उसका केंद्र में नहीं डाल दिया गया। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्ति को केंद्र में निहित होना कनाडा में डाल दिया। और राज्यों में राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति। राज्य में राज्यपाल होता है तो कौन करता है, केंद्र द्वारा। केंद्र में कौन, राष्ट्रपति करता है। ऐसा कनाडा बोलता है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा केंद्र द्वारा। उच्च न्यायालय जानते हैं, जैसे पटना में उच्च न्यायालय है, उसकी परामर्श निर्णय होना चाहिए। उच्च न्यायालय के परामर्श न्याय निर्णय देना चाहिए। जो उच्च न्यायालय जो देगा उसके अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। उच्च न्यायालय के द्वारा सजा मिलने वाला प्रक्रिया कनाडा से है। संघात्मक विशेषता कनाडा, संघात्मक विशेषता, संघात्मक में संघीय व्यवस्था और संघात्मक विशेषता। सशक्त केंद्र को माना है तब जाकर संघीय व्यवस्था होगा, तब संघात्मक विशेषता होगा। संघीय व्यवस्था और संघात्मक विशेषता है। शक्तियों का वितरण और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में डाल दो, केंद्र में निहित। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा। उच्च न्यायालय का परामर्श से न्याय मिलेगा। और संघात्मक विशेषता कनाडा से है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जानते हैं कहाँ, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ना। राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका का। इसमें क्या बोल रहा था,
आयरलैंड का संविधान बोला था कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होना चाहिए, नामांकन। और दक्षिण अफ्रीका बोलता है कि राज्यसभा का सदस्य होगा वो निर्वाचन होगा, नामांकन कराएगा तब निर्वाचन होगा। नामांकन कहेगा तो कहाँ से? आयरलैंड से। और यही निर्वाचन कर देगा तो आप दक्षिण अफ्रीका से। चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। आगे है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान बोलता है ना, यहाँ का संविधान तो जाने रहे कि विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब समझ रहे हैं? विधि मैंने कानून, कानून बनाना होगा। कब बनाना होगा? कानून। यह जापान का संविधान बोल रहा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मैंने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा। और विधि का शासन होगा, मैंने कोई भी शासन करना हो तो कानून के अनुसार शासन करना है ना। संसदीय शासन प्रणाली है ना। भारत क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। क्यों? इसमें संसद है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य है, तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता के बारे में चर्चा ब्रिटेन से लिया गया कि एकल नागरिकता होगा। द्विसदनीय व्यवस्था की चर्चा भी ब्रिटेन से लिया। द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया जापान से भी लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो कानून बनेगा कैसे बनेगा, ब्रिटेन से लिया गया। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत कर लेना है, जो ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका में कहना चाहिए, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका होना चाहिए। विधायिका में जो भी आ जाएगा, विधायक माने विधायिका में तो अध्यक्ष पद होगा। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन प्रणाली तो यह है, और द्विसदनीय व्यवस्था भी है। संसदीय विशेषाधिकार की भी चर्चा ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ लिखल है भारतीय संसद न तो इंग्लैंड के संसद की तरह सर्वोच्च है। भारत में जो संसद है, इंग्लैंड में देखिएगा ना, वहाँ का संसद सर्वोच्च माना जाता है। इंग्लैंड का संसद है, इंग्लैंड का संसद को सबसे ऊँच माना जाता है, कोई ऊँच नहीं था इससे। लेकिन भारत में ऐसा ऊँच नहीं माना गया। भारत में अमेरिका का न्यायालय असीमित है, भारत का न्यायालय सीमित है। तो ब्रिटेन में देखें क्या क्या, ब्रिटेन में विधि के शासन, संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि के शासन, विधि का निर्माण की प्रक्रिया, संविधान, सर्वाधिक मत वोट के आधार पर चुनाव जीत जाना, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका निभाना, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका निभाना, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन में नगरीय, इंग्लैंड का जो संसद है सबसे ऊंच माना जाता है यहाँ पे। अमेरिका का संविधान, अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो असीमित है, सीमित नहीं, जिसको जितना मन सजा देगा। भारत में न्यायालय सीमित है। तो अमेरिका का संविधान है, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये सब जोड़ा गया है अमेरिका से। सम्मति सूची का ऑस्ट्रेलिया से है। स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान देखिए, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग जब आता है अमेरिका से। मूल अधिकार जब भाग 3 में है ना, भाग 3 में नहीं जी, भाग 3 में है, तो अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन अमेरिका से लिया गया था। बस फर्क इतना ही कि अमेरिका का न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन असीमित है। भारत के न्यायपालिका स्वतंत्र भी है लेकिन सीमित है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब का, किसी को न्याय मिल गया, अब चाहेगा उसको दोबारा अवलोकन करके देख सकते हैं गलती तो नहीं दिया गया, वह न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा दिए जाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट रहे या हाई कोर्ट रहे, दोनों का न्यायाधीश जो रहेगा गलती करेगा उसको हटा देने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा, है ना, राष्ट्रपति पर क्या चलेगा? महाभियोग। लेकिन अगर यही कहेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के पति कहेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो आयरलैंड से। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो अमेरिका से। लोक जनहित महाभियोग को हटाने के लिए, और जब निर्वाचन में चुनना होगा तो आयरलैंड से, हटाना होगा तो महाभियोग करना होगा तो राष्ट्रपति अमेरिका से।
लोक जनहित याचिका PIL, लोक जनहित याचिका PIL अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली, न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली। न्यायिक मतलब क्या, अगर लगता है कि न्याय में गलती दे दिया है तो आप उसे दोबारा अवलोकन कर सकते हैं, वही न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली। उपराष्ट्रपति का पद, ऐसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कहेगा तो आयरलैंड से, लेकिन ये है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद पर हटाना था अमेरिका से, महाभियोग लगाना था। उपराष्ट्रपति के पद है कि नहीं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अमेरिका से। अमेरिका से क्या कर लिया गया है जरूर सुन लीजिए। प्रस्तावना के शब्द हम भाजपा लोग, मूल अधिकार भाग 3 में है। मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य कह देगा तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य है। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहेगा, देखिए प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में न्याय जो दिया गया है रूस से। और प्रस्तावना के शब्द जो है, शब्द भाजपा के लोग अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहेगा भाग 4 के क्रम में रूस में है, लेकिन मूल अधिकार भाग 3 में है। स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। न्यायिक पुनर्लोकन, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उसको पद हटा देने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोक जनहित याचिका PIL, न्यायिक पुनर्लोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद सब अमेरिका से लिया गया। यह है भारतीय संविधान के स्रोत। राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज में नेशनल फ्लैग बोलते हैं। नेशनल में राष्ट्रीय, फ्लैग में झंडा, FLAG। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा का जितना सदस्य थे सभी लोग बोले हम इसको अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं 22 जुलाई 1947 को। पूछेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसके भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। तो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसकी लंबाई 3 है और सटले 2 है चौड़ाई। ऊपर से नीचे क्रम देखिएगा तो केसरिया सफ़ेद हरा होता है। ऊपर होता केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे होता हरा। सफ़ेद जो होता है 24 तिलक का होता है। सफ़ेद पट्टी केंद्र में है ना, सफ़ेद पट्टी केंद्र में 24 तिलक होता है। तब 24 सफ़ेद में देखिएगा तो 24 तिलक के गोल चक्र रहता है। गहरे नीले रंग का चक्र होता है। 12 मार्च 2018 का बात है। कर्नाटक में जाइएगा तो बेलगांव की जगह है। ये बेलगांव में ही आपको जगह है, जाइएगा कर्नाटक में तो बेलगांव में। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया था जो 361 फुट का था। सोच लीजिए 12 मार्च 2018 क्या हुआ तो कर्नाटक में कहाँ हुआ तो बेलगांव में क्या हुआ तो देश का सबसे ऊंचा क्या हुआ तो तिरंगा झंडा था। तिरंगा झंडा कितना 361 फुट का। क्या किया गया, तिरंगा झंडा को 361 फुट के फहरा दिया गया 12 मार्च 2018 को बेलगांव में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को बोलते हैं एम्बलेम, नेशनल एम्बलेम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 7वें जतन हो गया जी। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ जो है समुद्रगुप्त के, वही सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह को। यही जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह, तो वही मूल स्तंभ में, यही अशोक स्तंभ जो है इसके मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 गो सिर हैं। कितना? 4 गो सिर, 1 2 3 गो, एक पीछे है। शीर्ष पर 4 सिर है। यही अशोक स्तंभ से लिया गया है ना राष्ट्रीय चिन्ह। एक शीर्ष पर है 4 गो सिर, 1 2 3 पीछे है 4 गो। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिर है जो एक दूसरे की ओर पीट करके खड़ा है। सिर साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। सिर जो है कहता है कि साहस से खड़ा रहो, कोई दिक्कत नहीं। सिर देखते हैं साहस का प्रतीक और निर्भीकता में कोई डर नहीं होना चाहिए। तो सिर बताता है साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में देखिएगा तो धर्म चक्र है, एकदम देखिए धर्म चक्र है ना।
धर्म चक्र है, चक्र में 24 तिलिया होता है और 24 घंटे का प्रतीक बताता है। और झंडों में था आपको सफ़ेद बीच में था, उसमें 24 तिलिया था और गहरे नीले रंग का चक्र है। और यहाँ झंडा के अलावा 7वें जयते है, इसमें भी बीच में धर्म चक्र है। उस चक्र था झंडा में, ये धर्म चक्र है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है, चक्र में 24 तिलियाँ हैं, 24 घंटे का प्रतीक बताता है। 24 तिली 24 घंटा, बीच में धर्म चक्र है, 24 तिली है, 24 घंटा का प्रतीक बताता है। भारत सरकार अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता उस समय अपनाया था। अशोक स्तंभ जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, वही राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया, लेकिन जाके 26 जनवरी 1950 को धर्म चक्र को अपनाया, कि राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। अशोक पूछेगा भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को क्या किया, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब देश लागू होता तब। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से। चक्र के दाईं ओर एक साढ़ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर देखिएगा ना, दाईं इधर है, साढ़ है। साढ़ बताता है, साढ़ माने बैल, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था माने कृषि करता, खेती बाड़ी करता साढ़, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। जब करके बाईं ओर देखिएगा चक्र के तो घोड़ा है। घोड़ा बोलता है कि अदम शक्ति, पैसा शक्ति, अदम शक्ति और परिश्रम होना चाहिए। देखते हैं घोड़ा परिश्रम दौड़ता रहता है, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है, मतलब गति चलते रहना चाहिए। तो बाईं ओर देखिए तो घोड़ा है, देखिए दौड़ते रहता है, मैंने गतिशीलता इसमें। तो घोड़ा जो अदम शक्ति और परिश्रम एकदम अदम शक्ति लगाकर परिश्रम करते रहना और गतिशील करते रहना, इसी का प्रतीक है बाएं तरफ घोड़ा का। फलक के नीचे देखिएगा तो मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य ना, मुंडकोपनिषद भाषा में लिखल गया 7वें जयते। देखिए नीचे 7वें जयते लिखल है, वो भी देवनागरी लिपि में लिखल है। कैसा 7वें जयते? देवनागरी लिपि में, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय। ये जो सत्य में जयते जो लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है कि सत्य का ही जीत होता है। तो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ से देखें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। 22 जुलाई 1940 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। लंबाई 3 पदों में था, केसरिया सफ़ेद हरा कलर क्रम से है, 24 तिलिया होता है, गहरे नीले रंग का चक्र है। 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन हो रहा था, उसी में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 361 फुट के फहरा दिया गया था बेलगांव में। फिर राष्ट्रीय ध्वज था, ये है चिन्ह देखता है, राष्ट्रीय चिन्ह जो देखता है तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। मूल स्तंभ जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है, वो मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 गो सिंह है, एकदम शीर्ष पर ऊपर देखिए 4 गो शेर खड़ा है, जो एक दूसरे के और मुँह करके खड़ा है। सिंह बताता है, सिंह शेर जो है साहस, सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। धर्म चक्र देखिए 24 तिली है ना, एक पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है, बीच में धर्म चक्र है, जो चक्र 24 तिली, इसमें 24 घंटे का प्रतीक है। अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ, यही अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया है, इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपन माना गया है। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके बाईं ओर साढ़ है। साढ़ बताता है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। कैसा अर्थव्यवस्था? तो कृषि प्रधान है। और दाएं ओर देखिए, दाएं तरफ साढ़ है, बाएं तरफ देखिए तो घोड़ा है। घोड़ा बोलता है कि आदम शक्ति होना चाहिए और परिश्रम होना चाहिए और गतिशीलता का प्रतीक बताता है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद भाषा में लिखल गया है 7वें जयते है, जो सत्य का ही जीत होता है, यही अर्थ बताता है। देवनागरी लिपि में लिखल है 7वें जयते है। देखिए राष्ट्रगान है, नेशनल अंथेनम, अंथेनम मैंने गान होता है। ये राष्ट्रगान जो है, गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, बंगाली भाषा में गाया था, रचित संगीतबद्ध जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गान, जो हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को बनाया। जब भारत के सारनाथ में जो अशोक स्तंभ, इसको भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में
26 जनवरी 1950 को अपनाया अशोक स्तंभ को। तो 26 जनवरी को 2 दिन पहले ही 24 जनवरी की बात है, गाना गा दिया गया था अशोक स्तंभ अपनाने से पहले। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया बांग्ला भाषा में, है ना, जन गण मन गाया, है ना। और हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में ऐसे गले था। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में गाया था जन गण मन को, लेकिन जब हिंदी में कन्वर्ट करके भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया, है ना। अब अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को 2 दिन पहले ही राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया, हिंदी में अपनाया था, इसे गले था बांग्ला भाषा में। यह सबसे पहले 27 दिसंबर राष्ट्रगान जो है 27 दिसंबर 1911 की बात है। उसी समय 11 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जैसे था, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कांग्रेस ने 26वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। इसी में गाया गया था राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान के गाने की अवधि लगभग 52 सेकंड होता है। कितना? 52 सेकंड। कुछ नहीं, बस इतना ही देखना है कि राष्ट्रगान कौन गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, बांग्ला भाषा में गाते। हिंदी में कब कौन है? जन गण मन राष्ट्रगान है। गान और ग से गान, जन गण मन गाना है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया और 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम पूछ रहा राष्ट्रगान जो है जन गण मन, वो सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को, है ना, कांग्रेस ने अपनाया था। 1911 में अपनाया था। 26वां अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था, जो बांग्ला भाषा में गाया गया था। और 24 जनवरी आते आते 1950 हिंदी भाषा में स्वीकार हो जाता है। पूछेगा बांग्ला भाषा पहला तो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को था। कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन, 1926वां कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। समय कितना लगता है? 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रगीत, ये राष्ट्रीय गान है, ये राष्ट्रीय गीत है जो वंदे भारत है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम। बस वंदे मातरम बस बंकिम चंद्र चटर्जी संस्कृत भाषा में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। कौन? वंदे मातरम। जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसमें जन जन माने जितना मानव में अंदर प्रेरणा जाग रहा था वंदे भारत से, इसे जन गण मन के समान दर्जा है। राष्ट्रीय गान का जितना दर्जा वैल्यू है उतना ही जन गण मन के वैल्यू दोनों के बराबर है। फर्क इतना ही है कि वंदे मातरम को गाया गया था राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत यही है जन गण, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जब राष्ट्रगान जब लिखा गया जन गण तो बांग्ला भाषा में टैगोर द्वारा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बस बंकिम चंद्र चटर्जी बस संस्कृत भाषा लिखा गया था। यही वंदे मातरम से स्वतंत्रता संग्राम में मानव जन जन का प्रेरणा स्रोत था और लड़ाई लड़े जन पूरा दबा के। राष्ट्रीय गीत का वैल्यू कितना? जनगण मन के समान है। फर्क इतना ही कि राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को पहला दिन कोलकाता अधिवेशन 26वां चल रहा था कोलकाता, उससे में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को 26वां अधिवेशन कोलकाता में। राष्ट्रगान को 26वां नहीं 12वां अधिवेशन 1896, यानी कि पुराना राष्ट्रीय गीत नहीं बोलती 1911 है, 1896 तो राष्ट्रीय गीत पुराना है ना। इससे पहली बार राष्ट्रीय गीत को 1896 के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें भी कांग्रेस था, इसमें भी कांग्रेस है, 12वां अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। तो क्या कहते थे? राष्ट्रीय गीत को हम लोग कहने हैं, राष्ट्रीय गीत जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 26वां अधिवेशन कोलकाता का चल रहा था, उसमें भी कोलकाता है। इसमें भी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 26वां अधिवेशन कोलकाता में, भले 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था हिंदी भाषा में, लेकिन 27 दिसंबर 1911 को 26वां अधिवेशन कोलकाता में बंगाली भाषण था। तो उसी तरह राष्ट्रीय गीत 1896 में है, 12वां अधिवेशन था। पहली बार 1896 को भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस 12वां अधिवेशन कोलकाता में इसको भी गाया गया था। दोनों के राष्ट्रीय गीत रहे, जन गण मन रहे, गाना रहे या राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, दोनों को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। फर्क इतना ही है कि राष्ट्रीय गीत को गाया गया था 12वां
अधिवेशन में और राष्ट्रीय गान को 26वां अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग है, पंचांग नेशनल कैलेंडर। कैलेंडर बने पंचांग होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर बने ग्रिगोरियन पंचांग या कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए संख स्वत पर आधारित एक राष्ट्रीय पंचांग भी है। तो राष्ट्रीय पंचांग कौन है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। किस पर आधारित है? तो संख स्वत पर आधारित है। ग्रिगोरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है जिसका पहला महीना चैत्र होता है और सामान्य वर्ष में जनरल ईयर में देखा जाए तो 365 का होता है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर संख स्वत पर आधारित है। पहला महीना चैत्र और सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है। यही राष्ट्रीय पंचांग जो है, इसको पंचांग 22 मार्च 1957 को सरकारी के उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को किस लिए? सरकारी उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग यही राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? संख स्वत पर आधारित है। वही राष्ट्रीय पंचांग संख स्वत पर आधारित ओला और ग्रिगोरियन कैलेंडर ओला की तारीख में अस्थायी सदस्यता है। चाहे राष्ट्रीय पंचांग रहे या ग्रिगोरियन कैलेंडर रहे, राष्ट्रीय पंचांग रहे या ग्रिगोरियन कैलेंडर रहे, दोनों की तारीख में अस्थायी सदस्यता देखता हमने एकदम अस्थायी रूप से दिखाई देता है कि आज सोमवार तो सोमवार ही रहेगा। चैत्र का पहला दिन समाता 22 मार्च को अपनाया था ना, इसलिए पहला महीना चैत्र होता है, इसलिए 22 मार्च को अपनाया था। अब अधिवर्ष में देखा जाए 21 मार्च को। ग्रिगोरियन कैलेंडर में देखा था 21 मार्च, अवधि वर्ष में 21 मार्च। तो चैत्र का पहला दिन समाता कितना? तो सामान्य वर्ष में देखे तो 22 मार्च को जो राष्ट्रीय पंचांग में है। अधिवर्ष आता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसमें 21 मार्च को अपनाता है। तो क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचांग कुछ नहीं है। राष्ट्रीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संख स्वत पर आधारित एक राष्ट्रीय पंचांग है। संख स्वत पर आधारित है, जिसकी पहला महीना चैत्र होता है और सामान्य वर्ष में जनरल ईयर में 365 दिन का होता है। भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च को अपनाता है 1957 को। काहेला? तो सरकारी उद्देश्य के लिए अपनाया था, है ना। चाहे राष्ट्रीय पंचांग रहे ग्रिगोरियन कैलेंडर, दोनों का तारीख अस्थायी रहता है। सामान्य वर्ष में पहला दिन 22 मार्च का होता है। राष्ट्रीय पंचांग में 22 मार्च का होता है पहला दिन चैत्र ना। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को। और अधिवर्ष में देखिएगा तो अधिवर्ष में 21 मार्च को पहला दिन आता है चैत्र। राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल, देखिए राष्ट्रीय पशु आता है। भारत का राष्ट्रीय पशु पैंथेरा टाइगरस, बाघ को बोलते क्या? पैंथेरा टाइगरस वैज्ञानिक नाम है। यही भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्यों अपनाया गया भारतीय राष्ट्रीय पशु को बाघ को? कि बाघ में सहनशीलता है, बहुत जल्दी कोई चीज के सह लेता है और दृढ़ता है, मजबूत भी है और फुर्ती भी है और उसका पास अपार शक्ति है, इसलिए इसको भारत राष्ट्रीय पशु अपना लिया। भारत में राष्ट्रीय पशु जो बाघ है इसकी संख्या कम रहता है, तो यही कमने के कारण इसी कम को रोकने के लिए इसी देश में बाघों की घटती संख्या को वृद्धि को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना चालू होता है। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कुछ बाघ परियोजना 1973 में अप्रैल महीना में था। अब बहुत सारा देश में बाघ अभ्यारण्य भी है जो ज्योग्राफी में पढ़ेगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर है। पोवा क्रिस्टेटस बोलते हैं। पावो क्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कैसा है पक्षी? तो हंस देखे ना, हंस के आकार जैसा दिखाई देगा, लेकिन रंग बिरंग पक्षी है। गर्दन देखिएगा, मोर के गर्दन लंबा होता है ना। आँख के नीचे देखिएगा तो सफ़ेद निशान दिखाई देगा। मोर के जो आँख होता है, आँख के नीचे देखिएगा तो सफ़ेद निशान तो कुछ दिखाई देगा। और सिर पर कपड़ा पर पंख के आकार न देखते, पंख बेना जो दिखाई देता है, पंख के आकार की एक
कलगी रहता है, कलगी कलगी होता है। मयूर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ का मिलता है? सिंधु नदी देखे हैं, उसका दक्षिण मिलेगा। सिंधु नदी देख रहे हैं ना, ये है सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी के दक्षिण में इधर मिलेगा जम्मू कश्मीर के पूरब में। देखिए मयूर भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण में, और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, असम के पूर्व, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक पाया जाता है। कहने का मतलब है ना, सिंधु नदी है, सिंधु नदी के दक्षिण में, और दक्षिण में रहेगा पूर्व से जम्मू कश्मीर से लेकर के, है ना, असम के पूर्व तक, एकदम आज एकदम असम के पूर्व तक। असम भी पूरा असम है, असम के पूरा इधर मिलेगा, पूरा असम के पूरा इधर मिल लगने के बाद मिजोरम देख रहे हैं ना, मिजोरम सबसे नीचे मिजोरम है, मिजोरम का दक्षिण मिलता है, मिजोरम के सबसे दक्षिण छोर पर वही घर है। उपमहाद्वीप में सिंधु नदी के दक्षिण में देखा भी, और पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर, है ना, पूर्व से लेकर जम्मू कश्मीर तक, असम के पूर्व में थे देखे, मिजोरम के दक्षिण तक पूरे भारतीय प्रायद्वीप में फैला है मोर। मोर को सुरक्षा दिया गया किसके कारण? तो भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम था 1972 में। इसी के अंतर्गत मोर को पूर्ण सुरक्षा संरक्षण दिया गया। 1972 में क्या हुआ? मोर को सुरक्षा किया गया। कैसे? कोई नियम कानून बना करके। भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम बना था 1972 में, तब जाकर मोर सुरक्षा है। कोई खास नहीं इसमें। बाघ को सुरक्षा रखा गया अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना बना करके, और मोर को रखा गया भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में के नियम बना करके। तो राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल कमल है। नीलम्बो न्यूकी फेरा, है ना, जर्थ है, गर्थ या जर्थ, नीलुम्बो न्यूकी फेरा जेठन कमल का वैज्ञानिक नाम है। यही भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जो एक पवित्र पुष्प है, पवित्र माना जाता है। कहा लगे भारतीय कला जहाँ होता है और पौराणिक साहित्य होता है, इसका महत्वपूर्ण स्थान आता है। इसलिए पवित्र पुष्प है कमल, क्योंकि भारतीय कला और भारतीय पौराणिक साहित्य में काम आता है। हरियाणा और कर्नाटक देखे हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल तो ही है। हरियाणा कर्नाटक के भी राजकीय पुष्प कमले है। हरियाणा देखिएगा ना, देखिए इधर दिल्ली है ना, हरियाणा ये है, दिल्ली यहाँ एक हरियाणा का भी, और इधर कर्नाटक दिखाई देता है, कर्नाटक में कर्नाटक केला, यहाँ भी भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। उसी तरह से ये दोनों का भी, है ना, राष्ट्रीय फूल कमले है, दोनों का भी राष्ट्रीय फूल कमल है। कर्नाटक से एक और नाम आता है। 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था, 361 फुट का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री कौन है? तो बरगद है। ब से बरगद, ब से वृक्ष याद कर लेना है, तो पीपर मत मार दीजिएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम फिकस या फोकस, है ना, बेंगालेसिस, बेंगाले या बेंगालेंसिस नाम है। फिकस बेंगालेंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। बरगद का जो शाखा है, ब्रांच, बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और जड़ की तरह प्रतिरूपित होता है। शाखा देखिए ना, बहुत लटक देता है नीचे की ओर, और लटक करके वो क्षेत्र जड़ बन जाता है। जड़ की तरह एकदम प्रतिरूपित होता है शाखा। लगता है कि अब जड़ नहीं था, शाखा नहीं, बिल्कुल जड़ हो गया वो जड़ पुनः नई टहनियाँ, जो शाखा था जड़ में कन्वर्ट होता है, वही जड़
पुनः नया नया टहनियाँ बोलता है, बनाता है और डालियों को भी जन्म देता है। नया नया टहनी बनाता है, नया नया डाली जन्म देता है। इस प्रकार विशिष्टता के कारण, यही विशिष्टता के कारण बरगद अमर माना जाता है। अमर माना जाता है कि कभी मरेगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं, खत्म ना होगा। अब चलते हैं राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर 22.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, नीचे 22.5 डिग्री मकर रेखा, 22.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा और 22.5 डिग्री नीचे साउथ में मकर रेखा, बीच में उष्ण कटिबंधीय, यही एरिया मिलता है। आम मैंगीरा इंडिका बोलते हैं, मैंगी फेरा इंडिका उष्ण कटिबंधीय देश को सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल माना जाता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण फल आमे है। इसकी खेती उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में बड़े खेती पैमाने, व्यापक बड़े पैमाने पर होता है। भारत में जो आम है अनादि काल से प्रचलित, कौन सा काल? अनादि काल से ही प्रचलित है, यानी प्राचीन काल से। अलेजेंडर था, अलेजेंडर और चीनी यात्री हेनसांग था। हेनसांग दोनों ने मिलकर के, हेनसांग और अलेजेंडर और हेनसांग ने आम का स्वाद चखा था और इस फल को सहारा भी था। एक मुगल बादशाह था अकबर। अकबर ने बिहार में दरभंगा जाता, दरभंगा में जाकर के आम खाया। अब पता चला तो उसने आम के 10,000, कितना? 10,000 पेड़ लगा दिया। और वही जगह दरभंगा में जहाँ 10,000 पेड़ लगाया था उसको आज हम लोग लखी बाग बोलते हैं कि लखी बाग है, अकबर ने लगाया था। कुछ नहीं, राशि फल आम है, उसने कटिबंधीय प्रदेश में उगता है ना। इसको अलेजेंडर और चीनी यात्री हेनसांग ने इसको स्वाद चखा था। अकबर भी दरभंगा जाता है, 10,000 पेड़ लगाता है, 10,000 पेड़ की जगह को बोलते हैं लखी बाग, कहते हैं लखी बाग। अब चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी को हेडिंग देते हैं। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी भी है। चौड़ी में यमुना है, लंबी में गंगा। गंगा नदी पहाड़ से, घाटी से और मैदान से गुजरती है और 2525 किलोमीटर दूरी तय करता है। पहाड़ से गुजरता है, फिर घाटी आया, यहाँ पे घाटी है, घाटी के बाद समतल मैदान में से गुजरता है, जो 2525 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। इसका उद्भव होता है हिमालय। हिमालय के जो पहाड़ है, हिमालय में गंगोत्री से निकलता है। ठीक है, देखा जाए गंगोत्री से निकलता है, लेकिन वहाँ पर गंगोत्री में इसका नाम गंगा नहीं है, इसका नाम था भागीरथी है, भागीरथी के नाम से निकलता है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद है। हिमालय में जाएगा तो वहाँ गंगा नदी निकलता है, ग से गंगोत्री, ग से गंगा, लेकिन नाम है भागीरथी। तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी नाम से जानते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी हिमालय से निकलता है। हिमालय में कहाँ? गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलता है, भागीरथी से चलते भागीरथी को नाम चेंज करके गंगोत्री से निकलने से गंगा नाम पड़ता बाद में। अलकनंदा और देवप्रयाग में मिलता है, मंदाकिनी तो मिलता है, बन जाता है गंगोत्री से गंगा नदी। भागीरथी से गंगा नदी बन जाता है। गंगा का समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदान में से एक है। गंगा का जो समतल मैदान है, यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला मैदान है, क्योंकि गंगा समतल मैदान है, यहाँ नदी है, अच्छा खासा उपजाऊ होता है, जिसका विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, कितना उपजाऊ होता है? 1 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। तो क्या कहते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। पहाड़ से, घाटी से, मैदान से गुजरता है, 25 से 25 किलोमीटर है। हिमालय है, हिमालय के गंगोत्री से निकलता है, भागीरथी के नाम से निकलता है, बाद में बनता है गंगा। गंगा का समतल मैदान विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ का मैदान है, जो 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्योंकि खेती बाड़ी ज़्यादा होता है, जनसंख्या भी ज़्यादा वहाँ बसल होगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन इसलिए कहते हैं, ये डॉल्फिन गंगा में मिलता है, इसलिए गंगा डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव है, 2009 से अपनाया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन विलुप्त प्राय जीव है। गंगा डॉल्फिन को सूसू भी कहते हैं, क्योंकि यह सांस लेता है ना, अंदर ही जरूरत पड़ता है तो बाहर भी आता है। गंगा डॉल्फिन को सूसू कहते हैं। उसको 5 अक्टूबर 2009 के बाद है,
उसी समय 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित, राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। यह संकटग्रस्त प्रजाति है, इसलिए डॉल्फिन को भी वन संरक्षण अधिनियम बनल था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जब बनल था 1972 में, जो मोर पर रखा गया था, वही 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। अनुसूची 1 में रखा गया है। 5 अक्टूबर को अपने था ना राष्ट्रीय जलीय जीव, इसलिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। देखिए जो मोर है, पक्षी जो है मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसको भी भारतीय वन कहिए या वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 बनता है, इसी में रखा सुरक्षा, इसको भी मोर को भी वो 1972 में रखा गया। और वो 1972 के अनुसूची 1 है, इसमें डॉल्फिन को रखा गया है सुरक्षा रखने के लिए। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया। वन जीव मतलब कि वन जीव का संरक्षण अधिनियम या सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। संकट प्राय जीव है डॉल्फिन। तो भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजाति है, इसलिए वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। ये जरूर याद कर लेना है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। एक और है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। हेरिटेज माने विरासत होता है, तो राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल। विरासत पशु कहा जाए तो हाथी है। हाथी है राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 से घोषित किया गया। 22 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति था। कौन सा समिति? देखिए यह है वन जीव संरक्षण अधिनियम था 1972 के अनुसूची 1, वन संरक्षण अधिनियम था, नियम कानून था। यह है राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति है, बोर्ड का लगल है। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकार किया कि भारत के विरासत पशु होगा तो एशियाई हाथी होगा। एशियाई हाथी है, लेकिन एशियाई हाथी है, क्यों भारत एशिया देश पड़ता है, इससे एशियाई हाथी है। कब मनाया था मिला? 22 अक्टूबर 2010 को। किसके तहत? राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड अस्थायी समिति के तहत। 22 अक्टूबर 2010 को एशियाई हाथी। हाथी जो हाथी खाली एशियाई नहीं, खाली हाथी। के से केरल, क से कर्नाटक और झारखंड राज्य का भी राज्य के पशु है। भारत के विरासत पशु एशियाई हाथी है। खाली हाथी कहेगा, एशिया लग जाएगा तो भारत के भी सारा विरासत। खाली हाथी लग जाएगा तो कर्नाटक, केरल कर्नाटक झारखंड के भी राज्य के पशु है। देखिए कर्नाटक का भी देखे और झारखंड हरियाणा का भी देखे हम लोग। यहाँ का राष्ट्रीय पशु फूल, राष्ट्रीय फूल था, फूल दोनों का कमल था। उसी तरह से कर्नाटक और केरल है, दोनों सटले है। और झारखंड देखा जाए, इधर झारखंड है। कर्नाटक, केरल, झारखंड, यहाँ का भी राष्ट्रीय पशु माने जानवर कहेगा तो हाथी है। हाथी केरल, कर्नाटक, झारखंड राज्य के भी राज्य के पशु है, जानवर है। तो राष्ट्रीय खेल हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। यही ध्यानचंद के जन्म होता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को होता है, तो इसी चलते 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। हॉकी दिवस नहीं है, राष्ट्रीय खेल दिवस या हॉकी दिवस भी कह सकते हैं के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त है, अगस्त को। किसकी याद में? तो ध्यानचंद के जन्मदिन की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कोई भी खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। सन 1925 का बात है, जब विद्युत से चलने वाला पहला ट्रेन हॉल था यहीं से। वहीं 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया था। पूछेगा 1925 में क्या हॉल था? ग्वालियर में होता है। तो ग्वालियर में क्या हॉल था? तो भारत में था ना, भारतीय हॉकी ना है था। हाँ, तो भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया था 1925 में ग्वालियर में जाइएगा तो वहाँ भारतीय हॉकी फेडरेशन बनाया गया। और 25 में बनाया गया ग्वालियर में बनाया गया था भारतीय हॉकी फेडरेशन।
यही भारतीय हॉकी फेडरेशन 25 में बना। इसको सदस्य बनाया गया था 28 में, पहला गैर यूरोपीय देश है ना। 1928 में भारत अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला, भारत अंतर्राष्ट्रीय लग गया, हॉकी नहीं था पर इंडिया के था तो अंतर्राष्ट्रीय में चल गया, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य बना। गैर यूरोपीय इसलिए कह रहे हैं कि पहले जितना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन होता था सब के सब यूरोप के लोग आते थे। अब 28 में भारत जो एशिया महादेश पड़ता है तो 28 में जाता है तो इस तरह से बोला जाता है कि पहले यूरोप के सब आता था, अब आ रहा है एशिया के, इसलिए बोला जाता है पहला गैर यूरोपीय सदस्य बना था भारत। कुछ नहीं है, बस इतना याद करना। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में जब देश के अवसर पर खेल दिवस मनाते हैं, वो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय न कहिएगा कि भारत के मेजर ध्यानचंद थे इसलिए राष्ट्रीय मनाते हैं। 1925 में ग्वालियर में बनाया गया था भारतीय हॉकी फेडरेशन। 25 बनता और 3 वर्ष बाद 28 में भारतीय हॉकी फेडरेशन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला गैर यूरोपीय सदस्य बनल था 28 में। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह जो आता है, भारत के राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह आर है इस तरह से। तो भारत के रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड, येन जापान के नेता की तरह नया प्रतीक मिला। डॉलर का भी प्रतीक है, एस लिखकर कैसा रहता ना, यूरो का भी प्रतीक है, पाउंड का भी प्रतीक है, येन का भी प्रतीक है। वहाँ का मुद्रा का प्रतीक है डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, यही चारों डॉलर, यूरो, पाउंड, येन की तरह भारत को भी नया प्रतीक मिल गया इस तरह से। रुपये का नया प्रतीक जो है देवनागरी लिपि आर होता है, जो आर न लिखते हैं देवनागरी लिपि में उगला, और रोमन लिपि में अंग्रेजी अच्छा आर को मिला के बनाएगा। देवनागरी आर, रोमन देवनागरी र है र, और रोमन आर दोनों को मिलाकर बना देगा ऐसा प्रतीक। 15 जुलाई 2010 को उदय कुछ नाम था वही बनाया था। लुसेंट मिल जाएगा। किसके तरह है तो डॉलर, यूरो, पाउंड, येन की तरह है। अशोक चक्र संसदीय भवन चक्र कहते हैं। अशोक चक्र को संसदीय भवन चक्र, यही अशोक चक्र जो है वह अशोक चक्र है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहेगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है चिन्ह। ये जो चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक स्तंभ है ना, उसी से नकल कर बनाया गया है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उसी की नकल है। पट्टी के मध्य में दिया गया धर्म चक्र है। पट्टी में धर्म चक्र है, 24 तिली 24 घंटे का होता है, इसी को अशोक चक्र कहते हैं। धर्म चक्र ही है, 24 तिली बीच में है, 24 तिली 24 घंटा का होता है। वही अशोक चक्र संसदीय भवन चक्र एक है। 2 तिलियों के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। 2 तिली जो है ये दोनों के बीच में 15 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी ये दोनों के बीच में 15, ये दोनों के बीच में 15 ऐसे रहता है। एक जो है पहला तिली बताता है संयम रखो, दूसरा बोलता है आरोग्य होना चाहिए, तीसरा शांति बनाना है, चौथा सील है, सील माने पत्थर है ना, बाएं से दाएं घूम रहा है। पांचवा त्याग बोलता है, त्याग। छठा क्षमता बताता है, क्षमता, 6 से क्षमता, 6 से छक्का। सातवां से सेवा, 6 से सातवा बताता है सेवा करो। 8वां बताता है मैत्री 8वां बताता है। 9 बताता है कि प्रेम करो, जब प्रेम करेगा 9 तो 10 बन जाएगा बंधुत्व होता है 10। 11 संगठन करता है, ऐसे 2 मिल गया तो संगठन नहीं होगा 11। 12 कल्याण करता है, संगठन करेगा तो 11, 12 कल्याण करेगा। 13 अधिकार देगा, सब कल्याण होगा तो सबका अधिकार मिलेगा। 13 में अधिकार मिलेगा तो 14 में सबका अधिकार यही मिलेगा कि अपना अपना कर्तव्य करो। तो 14 में कर्तव्य, अब कर्तव्य करना है तो सहकार, मतलब खुद को स्वयं को सहकार बनना। 15 सहकार। 16 में न्याय दिलाना है, किसको क्या न्याय दिला नहीं देना है, 16 न्याय दिलाना। 17 नीति बताता है, नीति कानून नियम। 18 अर्थ बताता है, अर्थ। 19 समता बता, समता। 20 नियम बताता है, नियम है ना। 16 न्याय और 20 नियम। 21 व्यवस्था बताता है, किस नियम है, कौन नियम के अनुसार कौन सा व्यवस्था दिया जाएगा।
21, 22 सुरक्षा बताता सुरक्षा, और 23 उद्योग है, उद्योग करो, और 24 समृद्ध बन जाओ, खुशहाल बन जाओ। 24 24 तिलियां 24 घंटे का प्रतीक है। धर्म चक्र ये अशोक चक्र का ये धर्म चक्र प्रगति और जीवन का प्रतीक है। अभी देखिए धर्म चक्र जो है अशोक चक्र प्रगति बताता है, जीवन का प्रतीक बताता है। तो जीवन का प्रतीक और प्रगति ये बताता है, जीवन का प्रतीक और प्रगति। प्रतीक बताता है जीवन में प्रगति करते रहना चाहिए। इसी तरह से आदर्श बौद्ध समर्थकों के 24 गुण है। इसमें कितना है? आदर्श बौद्ध जो होते हैं, आइडियल बौद्धिस्ट के जो भी समर्थक होंगे उस समर्थकों के 24 गुण। इस आदर्श बौद्ध है तो हाँ तो समर्थक करता था, तब तुम्हारा 24 गुण है, यही है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है हम लोगों का। कैसा मौलिक अधिकार? तो राष्ट्रीय ध्वज जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। लंबाई चौड़ाई 3.2 है, 24 तिली होता है। 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 361 फुट का फहराया गया था, वही राष्ट्रीय ध्वज है। उसी के बारे में बोल रहा है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। कैसे? जरा सुनिए। मौलिक अधिकार 6 होता है ना, उसमें से देखिएगा 22 जनवरी 2004 को, 12 जनवरी ये 12 मार्च है 2018 को कर्नाटक के बेलगांव में सबसे ऊंचा झंडा 361 फुट का फहराया गया था। 12 मार्च है 2018 को। अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई की जगह पर 47 की जगह पर 22 जनवरी आता है, 47 की जगह 22 जुलाई के 22 जनवरी 1947 की जगह पर 2004 है। 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वाला नहीं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे BN खर्रे थे। दिल्ली वाला नहीं थे, राज्य वाला था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय 2004 में? 22 जनवरी 2004 को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BN खरे थे। खरे होते हुए कहें हम अध्यक्ष हैं। अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारत में नागरिकों द्वारा सम्मान देना है और तथा प्रतिष्ठा के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार है। माने जनता भी, नागरिक भी झंडा फहरा सकते हैं, ऐसा मौलिक अधिकार है। BN खरे बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय का बोलता है ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया क्या कि नागरिक को तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार ही है। वो चाहेगा तो नागरिक लोग अपने घर में, दफ्तर आदि में राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। ऐसा संविधान के 19 के 1 के A में बोला गया है, जो मौलिक अधिकार है। 19 के अनुच्छेद 19 के A में जाइएगा तो A में 19 में जाइए, अनुच्छेद 1 में चल गया था, उसमें जाइए 19 1 में जाइए तो A में जाइए, उसी में मौलिक अधिकार बोले लगल है ना कि राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है नागरिक, वो भी सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ फहराना है ना, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ फहराना है। कौन सा मौलिक अधिकार में अनुच्छेद में है? 19 के 1 के A में, जो प्रेस की संता भी बोलते हैं इसको ना। 22 जनवरी 2004 को ऐसा बात बोलते हैं कौन? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BN खरे द्वारा। तो झंडा फहराना अनुच्छेद 19 के 1 के A के अंतर्गत क्या माने है? मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा के लागू माने स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947 को कोलकाता अधिवेशन में, वो भी 26वां कोलकाता में। देखिएगा तो अब चलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसको अपनाया है भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को। ये 22 जुलाई 1947 को है। एक से पहले ही 27 नहीं जी 3 साल बाद, झंडा के 3 साल बाद राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपना था। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को अपनाया। झंडा के 3 साल फहराने के बाद अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह है, जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया। ये है रविंद्रनाथ टैगोर ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन गाया है ना, हिंदी रूप में। जैसे प्रकाशित होता बांग्ला भाषा में, हिंदी में आता है 24 जनवरी 1950 को। अब बांग्लादेश में भाषा में बनाया गया था तो 27 दिसंबर 1911 को। 24 तो यहाँ 26 अधिवेशन
कोलकाता में गाया गया था। फिर 50 के पहले ही 1896 में जनगणना नाल था, लेकिन राष्ट्रीय गान गीत है 1896 में। वंदे मातरम को गाया गया था, राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये गाया गया था जनगणना को 26वां अधिवेशन में कोलकाता में, और राष्ट्रीय गीत को 12वें अधिवेशन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग को भारत सरकार ने अपनाया था कब? तो 22 मार्च 1957 को सरकार के उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को। ये 22 मार्च है 1957। पशु हो गया, पशु को है ना बाघ है, जो अप्रैल 1973 में बाघ योजना के तहत सुरक्षा करने का अभियान। राष्ट्रीय पक्षी मोर पाओ क्रिस्टेटस बोलते हैं, है ना। 1972 के भारतीय वन और वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में सुरक्षा रखा गया, और डॉल्फिन को भी 1972 के अनुच्छेद 1 में रखा गया। डॉल्फिन जो है इसको 5 अक्टूबर 2009 से मनाया गया, इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है डॉल्फिन को। हाथी को विरासत माना गया है 22 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने माना था 22 अक्टूबर 2010 को। वही 22 अक्टूबर 2010 को और पहले ही 6 वर्ष पहले 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीएन खरे ने अपने अध्यक्षता में कहा है कि कोई भी नागरिक का मौलिक अधिकार यही है, अनुच्छेद 1 के एवं बोला लग रहा है कि झंडा फहरा सकता है घर में या दफ्तर में फहरा सकता है, लेकिन इज्जत के साथ और सम्मान पूर्वक फहराना होगा। भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस और राज्य के प्रतीक देख लेना है बाद में। ये अलग बनेगा, विविध हो जाएगा सब। महेश कुमार वर्णमाल के है। भारतीय संविधान की विशेषता देखते, क्या है विशेषता भारतीय संविधान की? विशेषता ही है कि यह लिखित है और विस्तृत संविधान है भारत का। पहला विशेषता ही है, पहला देखते ही है, लिखित है, विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित संविधान है, जो अमेरिका संविधान के समतुल्य माना जाता है। भारत का संविधान अमेरिका के संविधान जो है उसी की तरह माना जाता है। मूल संविधान जब बनल था शुरू तो एक ही गो प्रस्तावना था का में, एक प्रस्तावना था, आज भी एक ही गो है। 395 अनुच्छेद है, आज भी मैंने वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद है। 22 भाग था, आज भी 22 भाग है। 8 अनुसूचियाँ है, एक 8 की जगह पर 12 अनुसूची देगा, यानी कि 12 अनुसूची 4 बढ़ल है। एक प्रस्तावना वर्तमान में भी का, वर्तमान में भी एक ही प्रस्तावना है। 395 अनुच्छेद दिया 465 जरूर, लेकिन मानना है 395 है। संख्यांक 395 ही है, 465 है लेकिन 395 ही मानना है। 22 भाग है, 22 भाग मानना है, लेकिन फिलहाल में पूछेगा तो ऐसे है ना 25 भाग है। संख्याक 22 ही है, 12 अनुसूची 12 हुआ है। एक प्रस्तावना एक ही प्रस्तावना, अनुच्छेद 395 ही है, 22 भाग है, भले 465 दे देगा अलग बात, 25 भाग दे देगा अलग बात है, लेकिन है 22 भाग। 8 अनुसूचियाँ है, 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन वर्तमान में 12 हुआ है। एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 हुआ है। पहले सब एक ही है, खाली अनुसूची बदल गया है, 12 हो गया, 8 से 12। विश्व में किसी भी देश का संविधान मिला लो, इतना विस्तृत नहीं है जितना भारत का विस्तृत है, इसलिए उसलिए लिख लिया ऊपर लिखित है, विस्तृत संविधान है। इतना विस्तृत कोई है ही नहीं जितना भारत का विस्तार किया गया संविधान को। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं?
लॉयर्स पैराडाइज, माने वकीलों का स्वर्ग। पैराडाइज माने होता है स्वर्ग। क्यों? भारतीय संविधान की जटिलता है। भारतीय संविधान में क्या है? जटिलता है। इसी कारण कुछ लोग ने इसे भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या संज्ञा दिया, बताया है कि भारत की संविधान जो है जटिल है, इसलिए वकीलों का स्वर्ग है भारत का संविधान। संविधान के पहचाना दूसरा है। दूसरा देखते हैं, पहले इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इसमें ही देखें लिखित है और विस्तृत संविधान है। इतना बड़ा कोई के देश का विस्तृत संविधान नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है और लिखित संविधान है, और अमेरिका का जो संविधान है उसी के संविधान की तरह समतुल्य माना गया। वर्तमान में संविधान में एक प्रस्तावना है, अब पहले एक ही था। आज भी 395 है, पहले एक नहीं था। 22 भाग है आज भी, और पहले एक नहीं था। 8 अनुसूचियाँ है। विश्व में किसी भी देश के संविधान इतना विस्तृत नहीं जितना भारत का विस्तार है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण कुछ लोगों ने वकीलों का स्वर कहा संविधान को। अब चलते संविधान के प्रस्तावना है क्या। तो संविधान के जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना से स्टार्ट होता है संविधान। भारतीय संविधान का प्रारंभ किससे होता है? तो प्रस्तावना से। प्रस्तावना से स्टार्ट होता है संविधान। प्रस्तावना को इंग्लिश बोलते हैं प्रेएम्बल, PREAMBL, प्रेम्बल। पूछेगा संविधान किससे स्टार्ट होता है? प्रस्तावना से, जिसमें जनता जो होता है जनता की भावना और आकांक्षाओं मुख्य रूप से में समष्टि है। प्रस्तावना में किसकी बात चर्चा है? तो जनता के भावना क्या है और जनता की आकांक्षाएं क्या है, इसकी चर्चा प्रस्तावना में कर देवल गया है। इसलिए प्रस्तावना से प्रारंभ होता है संविधान। संविधान निर्माता के विचारों को जानने के लिए प्रस्तावना एक कुंजी की तरह कार्य करता है। प्रस्तावना किसके विचार जानता है? संविधान निर्माता। संविधान को कौन बनाया है ना, जो बनाया उसके विचार कैसा था, वही विचार को जानने के लिए प्रस्तावना जो है कुंजी की तरह काम करता है। तो यहाँ से सवाल बनेगा, संविधान किससे स्टार्ट होता है? प्रस्तावना से। प्रस्तावना से स्टार्ट होता है, हाँ, प्रिएम्बल से। प्रस्तावना में किसकी चर्चा है? तो जनता की भावना है, आकांक्षाएं की चर्चा प्रस्तावना में। संविधान निर्माण कौन किया है और कौन नहीं किया है, उसके विचार में क्या चल रहा था, इस विचार को जानने के लिए प्रस्तावना जो कुंजी की तरह काम करता है। एक कुंजी की तरह काम करता है प्रस्तावना। तो पूछेगा प्रस्तावना को कुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संविधान निर्माता के विचार को जानता है, इसलिए कुंजी की तरह काम करता है प्रस्तावना। संविधान निर्माता के विचार को जानता है, इसलिए कुंजी की तरह काम करता है प्रस्तावना। अगला देखें, प्रस्तावना में सबसे लिखल रहता है संप्रभुता संपन्न राज्य। पढ़िएगा तो संप्रभुता संपन्न राज्य का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक नीति तथा आंतरिक माने देश के अंदर और वैदेशिक नीति माने देश के बाहर की नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है ना। आंतरिक नीति को और वैदेशिक नीति को भारत जो है स्वयं निर्धारित करता हो, और तथा बाहरी नियंत्रण से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इस संबंध में भारत पूर्ण स्वतंत्र है, उसे कहते हैं संप्रभुता संपन्न राज्य। तो संप्रभुता संपन्न राज्य किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जो आंतरिक रूप से आंतरिक नीति को स्वतंत्र या अपने आप को निर्धारित करता है और वैदेशिक नीति को स्वयं निर्धारित कर लेता हो, और आंतरिक को भी और वैदेशिक नीति उसको भी स्वयं निर्धारित कर लेता है जो देश, और बाह्य नियंत्रण है ना। आंतरिक को स्वतंत्र आंतरिक और वैदेशिक नीति को स्वयं निर्धारित करवे करेगा। ऊपर से बाह्य नियंत्रण से सर्वथा से मुक्त भी होना चाहिए, बाह्य माने विदेशी से मुक्त होना चाहिए। इस संबंध में उसे कहते हैं संप्रभुता राज्य। इस प्रक्रिया में इस संबंध में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब का बाह्य नियंत्रण से भी मुक्त है और आंतरिक वैदेशिक नीति को भी स्वयं निर्धारित कर लेता है। इस प्रकार भारत पूर्णतः स्वतंत्र माना जाता है इस प्रक्रिया में।
कह रहा है यहाँ भारत की संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ समझ लेना, जो आंतरिक रूप से और वैदेशिक नीति से स्वयं निर्धारित कर लेना चाहिए और बाह्य नियंत्रण से हमेशा मुक्त होना चाहिए, इसे कहते हैं संप्रभुता। इस प्रक्रिया में हम लोग भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। वही भारत की संप्रभुता जो है किसी विदेशी सत्ता में नहीं करता है, विदेशी सत्ता में निहित नहीं है, यानी कि विदेशी के शक्ति पर डिपेंड नहीं है, बिल्कुल भारत की जनता में निहित है सत्ता। पूछेगा भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित है कि, तो नहीं है, सत्ता में नहीं है, विदेशी के सत्ता में नहीं है। तो फिर किस पर है? तो भारत की जनता में निहित है संप्रभुता। जब भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत ने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सदस्य बना है, वो भी इच्छानुसार। मन होगा तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बनेगा, ना होता नहीं बनेगा, लेकिन है भी फिलहाल में राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्र संघ का